हेलो गाइस, नेक्स्ट हेडिंग है न्यूटन वलय प्रयोग द्वारा पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करना। तो देखिए, आपने क्या देखा कि मान लो यहाँ पे कोई प्लेट है और इसके ऊपर आपने कोई ये लेंस रखा था और यहाँ बीच में एयर थी, ठीक है। तो आपने देखा कि इस एयर में फिल्में बन रही थी, न्यूटन वलय बन रहे थे जो भी, और हमने देखा कि इसके अंदर अगर दो काले गोले बनते हैं और उनके बीच में अगर वो स्क्वायर अंतर निकाला जाता है, जैसा हमने पहले डेरिवेशन में तरंग दैर्घ्य के लिए किया था, ये था ना, तो बराबर में कितना आया था, 4 आया तो था, एक बार मैं देख लूँ उनको, ये आया था 4p लैम्डा r बटे म्यू, लैम्डा r बटे म्यू, तो ये आया था, ठीक है। हमने यहाँ से लैम्डा निकाली थी। देखिए, ये एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, बताऊं क्यों। आपको पता है उपरोक्त रिजल्ट में भी, ये जो भी ऊपर मैंने लिखा है इसमें, अगर यहाँ बीच में हवा है, ठीक है, अगर इस एरिया में हवा है तो हवा का अपवर्तनांक है वो लगभग कितना होता है, 1 होता है भी, 1.00 और आगे कुछ भी आता जाता है अलग अलग गैसेस के लिए, बट कुल मिला के 1 मान लो। तो उस केस में ये जो चीज़ है, ये वाली जो चीज़ है, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, dn प्लस p का होल स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर बराबर में 4p लैम्डा r, कुछ ऐसा ये बन जाएगा, ठीक है। अब एक बार के लिए मान लो ये बन जाएगा। अब एक बार के लिए मान लो कि आपने यहाँ पे जहाँ एयर भरा था, आप एक काम करो, यहाँ पे बहुत सारा लिक्विड स्पिल कर दो, जैसे एक टाइप से अपनी लैंग्वेज में बोल रहे हैं तो यहाँ लिक्विड को खिंडा दो, ऐसा कुछ। तो यहाँ आप लिक्विड को स्पिल कर दो, ठीक है। अब अगर यहाँ लिक्विड स्पिल कर दोगे इतनी जगह में, तो अब की बार यहाँ हवा नहीं है, अब की बार भी इसमें न्यूटन वलय बनेंगे, काले बनेंगे, चमकीले बनेंगे। अब की बार भी फॉर्मूला लगेगा dn प्लस p का होल स्क्वायर माइनस dn का होल स्क्वायर। देखिए, अब इन चीज़ों में कुछ चेंज आएगा क्या पहले के बजाय? हाँ, एक चेंज आएगा। एक तो चेंज ये आएगा कि ये जो वलय है ना, ये जो वलय है, ये छोटे बनने स्टार्ट होंगे पहले की तरह। पहले हवा में ये वलय बड़े बनते हैं और पानी में ये वलय छोटे बनते हैं। हमें कैसे पता चलता है छोटे बनते हैं? एक तो हमें उससे पता चलता है भी, प्रैक्टिकल से पता चलता है। अच्छा, क्या हम थ्योरी से पता कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? थ्योरी में मैंने आपको फॉर्मूला निकलवाया था दीप्त और अदीप्त वलयों का व्यास का, जिसमें मैंने दीप्त का निकलवाया था 2 क्या था रे, 2√n लैम्डा r बटे म्यू, और अदीप्त का निकलवाया था 2, अब इसने तो अलग निकाल रखा है, मैंने 2n-1 निकलवाया होगा, और r लैम्डा बटे म्यू, क्योंकि मैं तो सदा से ही 2n-1 लैम्डा बाई 2 लेके चल रहा हूँ चीज़ों को। अरे कौन सा भी निकलवाओ, नीचे बटे में क्या आ रहा है, दोनों में म्यू आ रहा है, और दोनों के बटे में म्यू आ रहा है, तो इसका मतलब नीचे अपवर्तनांक का भाग लग रहा है। हवा का अपवर्तनांक 1 होता है, 1 से कोई चीज़ को भाग देते हैं तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दुनिया में हवा से सभी चीज़ों का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है। सभी चीज़ों का तो नहीं, आपने यहाँ लिक्विड भर दिया, कांच भर दिया, उनका ज़्यादा ही होगा। अगर आप यहाँ हवा से भी कोई हल्की चीज़ भर दोगे तो फिर उसका कम होगा, लेकिन आप तो यहाँ लिक्विड भर रहे हो तो उसका 1 से ज़्यादा होगा, 2 मान लो। तो अगर कोई चीज़ में 2 का भाग दोगे, 50 में 2 का भाग दो, वो आधी हो जाएगी 25।
तो किसी चीज़ में अगर एक से बड़ी संख्या का भाग देते हैं तो उससे वो छोटी हो जाती है। 50 में 2 का भाग दिया तो वो पहले से छोटा 25 हो गया। तो इससे हमें पता चलता है कि dn क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है जब हम हवा का म्यू ना लेके किसी और चीज़ का म्यू लेते हैं। और इससे फिर ये निकलता है dn है यहाँ पे वो चमकीले और काले वल्यों का व्यास, तो व्यास छोटा हो जाता है, व्यास छोटा हो जाता है तो त्रिज्या छोटी हो जाती है, त्रिज्या छोटी हो जाती है तो साइज छोटा हो जाता है। तो इसीलिए मैंने बोला कि ये गोले हैं ये छोटे बनना स्टार्ट होते हैं। तो फिर ये dn प्लस बी व्यास नहीं होगा, d डैश n प्लस p व्यास होगा, और ये dn व्यास नहीं होगा, dn डैश व्यास होगा। और क्या बदलेगा, क्या 4 बदलेगा? दुनिया में 4 हमेशा 4 ही रहेगा चाहे कुछ ही हो। क्या p बदलेगा उनके बीच में गोलों की संख्या? नहीं बदलेगी, क्योंकि गोले हैं वो बड़े छोटे होना स्टार्ट होंगे। जैसे ये वाला गोला है ये इतना बड़ा हो जाएगा, इसके आगे वाला है वो इतना बड़ा हो जाएगा, और इसके जस्ट आगे वाला इतना हो जाएगा। हमने मान लीजिए पहले इन 2 गोलों को देखा था, ठीक है, इन 2 गोलों को। अब चाहे ये छोटे हो बड़े हो, इनके बीच में अभी भी कितना गोला है, एक ही सर्कल है, तो p पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या लैम्डा पे प्रभाव पड़ेगा? देखिए लैम्डा उस प्रकाश स्रोत की तरंग देख रही है जो प्रकाश स्रोत आप काम में ले रहे हो। आपने लिक्विड भरा है, आपने अपना लाइट सोर्स थोड़ी बदला है, तो इस पे फर्क नहीं पड़ेगा। क्या r पे फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि r पे फर्क कैसे पड़ेगा, r तो लेंस की त्रिज्या है। आप लेंस को बांका सीधा नहीं थोड़ी कर रहे हो, आप तो लिक्विड भर रहे हो सिर्फ, और बटे में आ जाएगा लिक्विड का म्यू। तो ये वाला फॉर्मूला बनेगा कुछ ऐसे। अब इसमें इसका डिवाइड दे दो, तो देते हैं। तो एक बार के लिए इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, देखिए अगर समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दोगे तो ये होगा d स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर, और बटे में d डैश n प्लस p का होल स्क्वायर माइनस dn डैश स्क्वायर, और ये इससे कट गया और 3 नंबर की संख्या म्यू ऊपर ही ऊपर आ जाएगी। तो कुछ ये वाला सीन है वो ऐसे होगा। और हमें क्या निकालना था, पारतंत्रिक द्रव का अपवर्तनांक, तो यही तो है। तो जो कि न्यूटन वलय प्रयोग में उपयोग में लाए गए द्रव का अपवर्तनांक है। तो गाइस आई होप आपको ये पल्ले पड़ा होगा, ठीक है। एनीवे ये हो गया, आगे देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है श्वेत प्रकाश से प्राप्त न्यूटन वलय। चलो इसको करते हैं। देखो
देखिए उसके बाद में आगे अगर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है श्वेत प्रकाश से प्राप्त न्यूटन वलय। श्वेत प्रकाश से प्राप्त न्यूटन वलय। तो देखो सबसे पहले तो अगर श्वेत प्रकाश से प्राप्त न्यूटन वलय की बात करते हैं तो श्वेत प्रकाश कौन सा होता है? जो सूरज का प्रकाश होता है उसी को श्वेत प्रकाश बोलते हैं। और श्वेत प्रकाश के अंदर 7 कलर होते हैं, इनफैक्ट 7 मूल कलर होते हैं। कलर तो काफ़ी होते हैं, आज दिन तक 4.5 करोड़ कलर्स की खोज हो चुकी है, उससे आगे के निकालना बाकी है, ठीक है। तो एनीवे 7 कलर होते हैं सूरज के प्रकाश में, फंडामेंटल मूल कलर 7 होते हैं। अब देखिए ये जो 7 मूल कलर हैं इनकी अलग अलग लैम्डा होगी। जैसे पूरे प्रकाश की लैम्डा होती है 400 से 700 नैनोमीटर, जिसमें लाल रंग की होती है 700 और बैंगनी की होती है 400। तो सबकी लैम्डा है वो अलग अलग होगी, किसी की 400 होगी, किसी की 700 होगी, किसी की कुछ होगी। चलो वो भी ठीक है, लेकिन देखिए एक चीज़ है, जो आपने डीएन के फॉर्मूलाज निकाले थे, एक तो दीप्त के लिए एक अदीप्त के लिए, उनमें दोनों में ही कुछ कुछ इनटू में कुछ कुछ इनटू में जो भी कुछ कुछ, लेकिन लैम्डा आ रहा है गुणा में, ध्यान से देखना। तो ये कुछ लैम्डा है, ये आ रहा है साथ साथ में, ठीक है, हर जगह। तो ये लैम्डा आ रहा है, इसका मतलब हर लैम्डा के लिए अलग रंग का एक क्या बनेगा? वलय बनेगा। तो शुरुआत में तो हमें अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग न्यूटन वलय दिखाई देते हैं। लेकिन न्यूटन वलय की एक खासियत है, जैसे जैसे आप उच्च क्रम के वलय देखते हो ना, ज़्यादा एन के वलय देखते हो, तो वो वलय एक दूसरे के क्या आने स्टार्ट हो जाते हैं? पास पास आने स्टार्ट हो जाते हैं। आप जिस दिन मैंने न्यूटन वलय स्टार्ट किया था उस दिन की पहली वीडियो में देखना, मैंने इनफैक्ट उसमें बाकायदा आपको बताया भी है कि न्यूटन वलय है वो लास्ट में पास पास आने स्टार्ट हो जाते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है जब न्यूटन वलय एक ही जगह सारे लगभग आ जाते हैं, तो अलग अलग रंगों के सारे प्रकाश है वो एक जगह अध्यारोपित होने लगते हैं और वापस क्या बना देते हैं? श्वेत प्रकाश, यानी वापस एक चमकीला धब्बा ही मिलता है। तो श्वेत प्रकाश से जब न्यूटन वलय बनाने की कोशिश की जाती है तो शुरुआत में यहाँ तो n बराबर 0 है। अब देखिए इसमें भी n बराबर 0, और इसमें अब एक चीज़ बताऊँ, जो चमकीला वलय बनेगा उसमें सीधा n मल्टीप्लाई में होगा। फॉर्मूला में ढंग से देख लो, चाहे दोनों फॉर्मूलाज है वो आपको मैंने करवाए हुए हैं, उनमें देख लो चाहे सीधे। तो n को 0 रखते ही सारा काम 0, dn बराबर 0, यानी सेंटर में चमकीला है वो वलय बनेगा ही नहीं, ठीक है। और अगर सेंटर में अगर कोई वलय बनेगा चमकीला तो उसका व्यास 0 होगा, यानी होगा ही नहीं। लेकिन यहाँ गाइस यहाँ होता है 2n-1 लैम्डा बाई 2। तो यहाँ अगर n को 0 रख भी दिया जाए तो ये टर्म 0 नहीं बनता, ये टर्म कुछ न कुछ बन के आता है। 2n+1 मान लो, लोग मानते हैं 2n+-1, ठीक है बटे 2। तो एक ही बात है, कुछ टर्म निकल के आएगा। तो बीच में कुछ त्रिज्या का एक काला धब्बा बनता है और उसके बाद में एकांतर क्रम में चमकीले तथा काले धब्बे कुछ देर तक कुछ दूरी तक प्राप्त होते हैं, अलग अलग रंगों के। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब सारे न्यूटन वलय है वो एक ही जगह, क्या बोलोगे आप, एक ही जगह एकत्रित होने लगते हैं, एक ही जगह अध्यारोपित होने लगते हैं, और एक ही जगह अध्यारोपित होने लगते हैं, एक ही जगह एकत्रित होने लगते हैं। और उस अवस्था में वापस सारे कलर है वो मिलकर क्या बनाते हैं? श्वेत प्रकाश बनाते हैं, वापस लाइमलाइट बनाते हैं, ठीक है। और ये था श्वेत प्रकाश में न्यूटन वलय का प्रतिरूप। तो आई होप गाइस आप इसको कर लोगे। ये था श्वेत प्रकाश में प्राप्त न्यूटन वलय। क्लियर है इतना? ठीक है अभी तो ये हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है माइकलसन इंफेरोमीटर, वो करते हैं, ठीक है।
एक बार मैं इसको इरेज कर लूँ फिर करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है माइकलसन इंफेरोमीटर। देखिए ये क्या होता है, सबसे पहले तो जो माइकलसन इंफेरोमीटर है उसका एक आपको ब्रीफ बता रहा हूँ, मतलब सच्ची में होता क्या है। एक वैसे आपकी बुक में एक हार्ड सा डायग्राम है बट हम सरलता से करते हैं। देखो एक लाइट सोर्स होता है कोई भी, ठीक है। अब ये जो लाइट सोर्स है ये अपने में से बहुत सारी किरणें छोड़ेगा, ऐसे। आप इसके आगे कोई लेंस लगा दो और लेंस है उससे कोई किरण है उसको समांतर कर दो, क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर अनंत से किरणें आती है और अनंत पे प्रकाश स्रोत होता है तो वो प्रैक्टिकल्स बढ़िया दिखते हैं। तो ऐसे ये प्रकाश आ गया, ठीक है। अब ये जो लाइट्स है इन लाइट्स को किसी कांच की पट्टी पे गिराओ, ठीक है। इन लाइट्स को कोई कांच की पट्टी पे गिराओ और कांच की पट्टी पे लाइट्स को इस हिसाब से गिराओ, मतलब वो कांच की पट्टी ऐसी हो जिसका ये आधा भाग है। इस पे तो आपने चांदी की पॉलिश कर दी हो, ठीक है, और आधा भाग है वो पारदर्शी हो। ये जो प्लेट है इस प्लेट पे जैसे प्रकाश पड़ेगा तो प्रकाश का कुछ हिस्सा है वो तो क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा, और कुछ हिस्सा है वो क्या हो जाएगा, अपवर्तित हो जाएगा। तो ये प्रकाश है ये दो हिस्सों में यहाँ बट गया। अब ये जो अपवर्तित किरण हुई है इस अपवर्तित किरण को आगे किसी पट्टिका से और गुजार दो, कांच की पट्टिका सी, और इस पट्टिका से ये प्रकाश गुजार के इस प्रकाश को कोई दर्पण है, समतल दर्पण, उसके ऊपर आपतित करवा दो। अब ये प्रकाश इसके ऊपर आपतित होगा, टकराएगा, और टकरवाना भी इसको एकदम अभिलंब के अनुदिश है, ठीक है। तो अभिलंब के अनुदिश जो प्रकाश टकराता है वो वापस उसी लाइन में क्या जाता है, वापस प्रकाश वापस इसी रास्ते को फॉलो करते हुए वापस आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ आके मिलेगा। यहाँ पे किरण वापस आके टकराएगी, एक बार के लिए मान लो। अच्छा इधर इतने इस वाली किरण का क्या होगा, ये वाली जो किरण है ये भी ऊपर जाएगी, किसी समतल दर्पण से टकराएगी M1 M2 से, और टकराएगी भी इस हिसाब से कि अभिलंब के अनुदिश, और इसी रास्ते क्या आ जाएगी,
वापस। ये भी इसी रास्ते वापस आएगी ऐसे, ये भी इसी रास्ते वापस आएगी ऐसे। दोनों वापस आके किरण इस बिंदु पे आपस में फिर से टकराएगी और टकरा के इधर निकल जाएगी। और दो किरणें एक दूसरे से मिल रही है तो वो इस एरिया में एक व्यतिकरण प्रतिरूप बनाएगी, इस पट्टिका के इस एरिया में। और इस व्यतिकरण प्रतिरूप को हम अपनी आँख से सूक्ष्मदर्शी वगैरह लगा के देख लेंगे, ठीक है। सूक्ष्मदर्शी, इनफैक्ट सूक्ष्मदर्शी से नहीं, ये टेलीस्कोप से देखते हैं। दूर की चीज़ों को टेलीस्कोप से देखा जाता है। तो हम दूर खड़े इस पी पट्टिका के केंद्र पर देखते रहेंगे कि हमें क्या फ्रिंजे व्रिंजे दिखती है क्या। तो ये वाला जो व्यतिकरण, ऐसा जो इन व्यतिकरण होता है, एक ही प्रकाश स्रोत से दो अलग अलग किरणें, जिसमें एक को परावर्तित करके वापस लाए, एक को अपवर्तित करके वापस लाए, और दोनों को वापस एक जगह मिलाया और मिला के इनसे व्यतिकरण प्रतिरूप देखा। तो ऐसा जो काम करता है वो होता है माइकलसन इंफेरोमीटर या माइकलसन व्यतिकरण मापी। इसको हिंदी में बोलते हैं माइकलसन, हिंदी में थोड़ा देख लेना गाइस स्पेलिंग वगैरह, व्यतिकरण मापी। तो ये सब कुछ आपको ध्यान रखना है, कर लोगे। वैसे एक चीज़ बताऊं गाइस, देखिए ये जो मिरर होता है, इस मिरर को आगे पीछे और ऊपर नीचे स्लाइड किया जा सकता है। इस मिरर से ऐसे पेच जुड़े होते हैं इधर भी और इधर भी, और ऐसे एक स्केल जुड़ा होता है। तो इस मिरर को ऊपर नीचे इधर उधर स्लाइड किया जा सकता है ताकि किरण है वो बिल्कुल अभिलंब के अनुदिश आए। ये वाला है, इसको इधर उधर आगे पीछे स्लाइड नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको ऊपर नीचे स्लाइड किया जा सकता है ताकि किरण है वो अभिलंब के अनुदिश ही आए। तो ऐसा हम करते हैं और इन दोनों किरणों को पी बिंदु पे मिलाते हैं और पी बिंदु पर क्या देखते हैं, इंटरफेरेंस देखते हैं, व्यतिकरण देखते हैं। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब ये वाली जो प्लेट है इसको बोलते हैं कंपनसेशन प्लेट, कंपनसेटिंग प्लेट। कंपनसेशन होता है एक कोई भी चीज़ का हर जाना, ठीक है। आप इसको क्षतिपूर्ति या पूरक प्लेट बोल सकते हो, प्लेट। ऐसे होता भी है कंपनसेशन, जैसे कंपनसेशन वो होता है मतलब कोई काम की भरपाई करना। कंपनसेशन का मतलब होता है, जैसे देखिए थोड़ा मीनिंग समझना। कंपनसेशन का मतलब वैसे क्षतिपूर्ति, वैसे हाँ क्षतिपूर्ति सही है, मतलब रिफंड अलग है, कंपनसेशन अलग है। जैसे आपने मान लो आपने गोवा का टूर फिक्स किया, ठीक है, और आप जो ट्रेन है वो एन मौके पे कैंसिल हो गई, तो जो IRCTC है वो आपको पूरा रिफंड देगा। मतलब मान लो आपने टिकट कटाई हो 12,000 रुपये की, तो आपको 12,000 में से 11,999 नहीं बल्कि पूरे 12,000 मिलेंगे, पूरा पैसा आपको वापस मिल गया। तो वो है रिफंड। और रिफंड को हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, एनीवे वो नहीं। कंपनसेशन भी ऐसा ही कुछ होता है, लेकिन कंपनसेशन में क्या होता है, जैसे मान लो कि आपने गोवा जाना है और कोई टूरिस्ट ट्रेन है, टूरिज़्म वाली ट्रेन है, इनफैक्ट काफ़ी है हमसफ़र वगैरह, तो मान लो कोई महाकाल वगैरह अब तो काफ़ी चल रही है, तो कोई ट्रेन है जो मान लो गोवा जिसका कोई था, आपने उसमें गोवा की टिकट कटाई। अब वो ट्रेन है वो गोवा नहीं जा रही, बल्कि आपको गोवा की बजाय नीलगिरी ले जाके छोड़ रही है, और बाकी के आपको कुछ पैसे वापस दे रही है कि भी हाँ नीलगिरी है वो गोवा जितना अच्छा नहीं है, तो 12,000 में से आपको 5,000 वापस दे दिए, 7,000 में आपका नीलगिरी का टूर लगवा दिया। तो वो होता है कंपनसेशन, यानी जो पार्ट फालतू का है वो तो वापस दे दो और जितना कट गया वो कट गया। तो ऐसा इसमें ये प्लेट है, ऐसा एक काम करती है। इतना सारा मैंने एक वर्ड को एक्सप्लेन नहीं किया, मेरा मतलब है ये एक प्लेट है, ये इस किरण की कुछ क्षति की पूर्ति करती है। मैं बताता हूँ कैसे। आपने एक रूल पढ़ा होगा
स्टोक्स का रूल कि जब कोई किरण है वो किसी सघन माध्यम से टकराती है तो उसमें λ/2 का क्या आ जाता है, गैप आ जाता है। ऐसा आपने पढ़ा है। अब ये किरण है, ये यहाँ से ऐसे टकराएगी सघन माध्यम से और टकरा के इधर भाग जाएगी, तो इसमें λ/2 का क्या आ जाएगा, गैप आ जाएगा। और वापस यहाँ वापस इससे टकराएगी सघन माध्यम से, तो वापस λ/2 का गैप और आ जाएगा। और टोटल कितने का गैप हुआ, लैम्डा का ही गैप हुआ। ये किरण है, ये यहाँ से मान लो ये प्लेट ना होती तो ये किरण यहाँ से सीधी जाती 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 और सिर्फ एक ही बार इससे टकराती और इसमें गैप आता सिर्फ कितने का, λ/2 का। तो इसमें तो जब टकरा के वापस आई तो गैप एक बार यहाँ से और एक बार यहाँ से लैम्डा का गैप आ गया, 2 बार λ/2 से। लेकिन ये यहाँ से तो पार निकली है और टकराई सिर्फ एक ही जगह, तो इसमें सिर्फ किसका गैप आया, λ/2 का। तो एक जगह लैम्डा का गैप आया पथांतर में, एक जगह λ/2 का गैप आया, जो कि सूटेबल नहीं है। λ/2 का गैप और आना चाहिए ताकि दोनों में बराबर गैप हो और दोनों किरणें समान कला में रहे या उनके बीच में कला संबद्धता हो। तो इसीलिए हम बीच में एक प्लेट और लगा देते हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे ये फर्क पड़ता है कि जब ये किरण है ये इससे टकराएगी तो इसमें λ/2 का गैप आ जाएगा और वापस आते टाइम इससे जब इससे वापस टकराएगी तो λ/2 का गैप वापस आ जाएगा। तो टोटल गैप इस वाली किरण में और इस वाली किरण में बिल्कुल सेम आ गया और टोटल कितने का गैप आ गया, दोनों में लैम्डा का गैप आ गया। तो इसीलिए हमें जो कंपनसेटिंग प्लेट है या जो कंपनसेशन प्लेट है उसकी ज़रूरत पड़ती है ताकि दोनों जो प्लेटें हैं उनके अंदर सेम गैप आए। मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। ये किरण है, ये यहाँ से टकरा के यहाँ आई, ठीक है। तो जब ये यहाँ से टकरा के यहाँ आई तो उस केस में इसमें यहाँ टकराने पर λ/2 और यहाँ टकराने पर λ/2, सही है। ये किरण यहाँ से पार गई और पार जाने पर उसमें कोई पथांतर उत्पन्न नहीं होता, गई 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 जाती रही जाती रही जाती रही, यहाँ टकराई एक बार के लिए और सिर्फ कितना गैप आ गया, λ/2 का। वापस आई वापस आई वापस आई, यहाँ से वापस आई, यहाँ से वापस यहाँ टकराई, वापस λ/2 का गैप आया और टोटल गैप कितना हो गया, लैम्डा का। तो हमें दोनों गैप्स को सेम करने के लिए इसमें λ/2 का लैग और लाने के लिए बीच में एक प्लेट और लगाई जाती है। तो आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा कि कंपनसेटिंग प्लेट है वो λ/2 का जो बीच में पाथ डिफरेंस आता है उसको एलिमिनेट करने के लिए यूज़ की जाती है। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ये था माइकलसन इंफेरोमीटर और आगे पूरा बड़ा टॉपिक है माइकलसन इंफेरोमीटर, बट इसमें 3 मिनट बचे हैं तो आगे होगा नहीं। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, ठीक है। तो आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा।